ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद March 22। IGCSE का पेपर है ये, 0455 पेपर 1 वेरिएंट 2। ठीक है, तो वही 45 मिनट्स है, वही सारी चीजें सेम है, कोई फर्क नहीं है एज कम्पेयर टू 2281, कुछ भी फर्क नहीं है। तो ये इंडिया का वेरिएंट है ऑब्वियसली। तो MCQ नंबर 1। अच्छा, पहला MCQ यहाँ पर कह रहे हैं, अ बिजनेस पर्सन employs 2 people to make sandwiches to sell in a cafe as well as labor, which factors of production are involved in this activity? हाँ भाई, लेबर के अलावा कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व हैं इस एक्टिविटी में जो हो रही है यहाँ पे। मतलब दो लोग जिनको एम्प्लॉय कर रहा है जो सैंडविच बनाएंगे वो तो लेबर है, ठीक है। लेबर के अलावा तीन ऐसे कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं इस एक्टिविटी में, क्या लगता है आपको? भाई तो इसका आंसर जो है वो ए होगा। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जहां तक बात है कैफे की, तो उसमें कैपिटल और लैंड कवर हो रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। कैफे खुद ब खुद भी बन रहा है, सही है। और कैफे जिस जगह पे, वो लैंड है। तो अगर हम देखें ना, और बिजनेस ओनर एक एंटरप्राइज है, तो अगर हम देखें तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व है यहाँ पे। कैपिटल भी है, एंटरप्राइज भी है, लैंड भी और लेबर भी है, क्योंकि कैफे जहाँ पर है वो लैंड होगा, कैफे खुद एक कैपिटल है ऑब्वियसली, मैन ह्यूमन मेड है ना कैफे। और लेबर भी है और बिजनेस पर्सन ओनर है जो इन सबको कंबाइन कर रहा है, तो वन का आंसर ये होगा। फिर कोई सवाल? ठीक है। अच्छा, MCQ नंबर 2 अगर देखें, why might a government choose to increase spending on healthcare instead why might a government choose to increase spending on healthcare instead of spending on building new roads? ठीक है, तो क्या बोला हुआ है कि एक गवर्नमेंट क्यों अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी हेल्थ केयर पे, एक गवर्नमेंट क्यों अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी हेल्थ केयर के ऊपर इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन बिल्डिंग न्यू रोड्स? क्या वजह हो सकती है इसकी? मतलब मैं बिल्डिंग न्यू रोड्स पे खर्चा नहीं कर रहा, पर मैं हेल्थ केयर पे ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ। द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग न्यू रोड्स इज लोअर। अगर फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग न्यू रोड्स लोअर होती तो व्हाई वुड आई इंक्रीज माय स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर? मतलब, और ये भी अगेन ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है सस्ता या महंगा होना। गवर्नमेंट तो ये चीज देखती भी नहीं है, गवर्नमेंट तो सिर्फ सोशल वेलफेयर देखती है। गवर्नमेंट क्या देखती है? सोशल वेलफेयर देखती है इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट टू द सोसाइटी। तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग न्यू रोड्स इज लोअर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग न्यू रोड इज लोअर, तो मैं बेसिकली, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर होती है ना, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर होती है, ये अच्छी बात है बुरी बात है मुझे ये बता दो। अगर मैं नई रोड बनाता हूँ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दैट न्यू रोड इज लोअर, तो ये फायदा है कि नुकसान है? खाली इतना बता दो। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। तो अगर अच्छी बात होती तो जाहिर है फिर मैं रोड बनाता, मैं हेल्थ केयर क्यों बना रहा हूँ, तो इसको हटा दो। अगर रोड बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर होती तो मैं रोड ही बनाता ना, पर मैं रोड नहीं बना रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन भी नहीं होगा। The opportunity cost of spending on healthcare is lower. This is the reason why we are increasing spending on healthcare. क्योंकि मैं कम फॉरगो कर रहा हूं जब मैं हेल्थ केयर पे पैसा स्पेंड कर रहा हूं, तो दिस इज एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। समझ आया? मैं कम रिसोर्सेज फॉरगो कर रहा हूं जब मैं हेल्थ केयर के ऊपर लगा रहा हूं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें हेल्प करता है कहाँ पर रिसोर्सेज लगाने चाहिए, कहाँ पर नहीं लगाने चाहिए। द सोशल कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर आर हायर, ये एक गलत स्टेटमेंट है। द सोशल बेनिफिट ऑफ हेल्थ केयर इज हायर। हेल्थ केयर इज अ मेरिट गुड, सही है, कोई डीमेरिट गुड नहीं है ये, मेरिट गुड है। सोसाइटी का बेनिफिट ज्यादा होता है हेल्थ केयर में, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 3, इन 2020 मैनी इकोनॉमीज वर ऑपरेटिंग अंडर देयर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर एक इकोनॉमी, एक पीपीसी बना लेते हैं यहाँ पे जरा, कहाँ बना है, यहाँ बना लेते हैं, नहीं, यहाँ ऊपर बना रहा हूँ। ये एक पीपीसी है, तो ये मैंने लेट से गुड वाई लिख दिया, ये मैंने गुड एक्स लिख दिया, तो ये पीपीसी ए भी आ गया। अब ये कह रहा है कि अंडर द पीपीसी, अंडर द पीपीसी का मतलब क्या होता है? अंडर द पीपीसी का मतलब होता है इनसाइड द पीपीसी, ऐसा ही है। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर हूँ लेट से। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, याद है?
ई क्या रिप्रेजेंट करता था? इफ आई एम ऑपरेटिंग इनसाइड द पीपीसी दिस मींस दैट गुड वाई और गुड एक्स का आउटपुट कम है। गुड वाई और गुड एक्स का आउटपुट कम है, इसका मतलब मैं अपनी कंट्री के सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रहा, देयर आर अनयूज्ड रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। तो देयर वाज अ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, अगेन इररिलेवेंट ऑप्शन है ये। देयर वाज अ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दोनों गुड्स के जब आउटपुट कम होंगे तो यू आर नॉट यूजिंग योर रिसोर्सेज कंप्लीटली। These economies lacked resources to produce more output। अगर मैं लैक कर रहा होता ना रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट, तो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन वाला सीन होता, जो कि ये है आउटसाइड द पीपीसी, नॉट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस। These economies were producing at the most efficient point। मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट कौन सा होता है? ऑन द पीपीसी, जिधर आपकी रिसोर्सेज की फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, मतलब बेसिकली ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन विल बी। फेयर है। क्वेश्चन नंबर 4, विच कॉम्बिनेशंस ऑफ टर्म्स डिस्क्राइब्स पब्लिक गुड? तो पब्लिक गुड, पहली बात, कोई भी टाइप ऑफ गुड हो, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वो अपने फीचर से पहचाना जाता है। हर वो चीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो पब्लिक गुड नहीं होती। मैं बार बार एक ही चीज हर पेपर में बोलता हूँ, तो ये तो याद रखना। मैंने और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करी है, पर मैंने जनरली आपको याद दिला दिया। फीचर्स पब्लिक गुड के क्या होते थे? तो पहली चीज तो पब्लिक गुड नॉन राइवल होता था। क्यों? क्योंकि एक पब्लिक गुड की एग्जाम्पल्स क्या है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो ये देयर इज अ रीजन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि प्राइवेट नहीं करता। स्ट्रीट लाइट हो गई, सही है, स्ट्रीट लाइट, सही है। आप यहाँ पर लाइट हाउस की एग्जाम्पल दे सकते हो, डिफेंस की एग्जाम्पल दे सकते हो, सही है। तो ये बेसिकली वो चीजें जो कि नॉन राइवल है। अब नॉन राइवल का मतलब क्या है? कि एक की कंजम्पशन दूसरे की अवेलेबिलिटी को कम नहीं करती, तो इसका मतलब पहली चीज तो देर आर नॉन राइवल। दूसरा, देर आर नॉन एक्सक्लूडेबल। जाहिर सी बात है, पेमेंट बाय वन डज नॉट एक्सक्लूड द अदर। मतलब अगर एक बंदे ने पेमेंट देके स्ट्रीट लाइट खरीद ली, तो इसका मतलब आपने सबके लिए खरीद ली, तभी खरीद नहीं सकते स्ट्रीट लाइट को। इफ सप्लाइड फॉर वन इट इज सप्लाइड फॉर एवरीवन। तो ये वजह होती है कि एक प्राइवेट सेक्टर कभी भी ये गुड्स नहीं बनाते, और ये नॉन एक्सक्लूडेबल का फीचर ही लीड करता है टू फ्री राइडर प्रॉब्लम। अगर आपको याद हो, लोग फ्री राइड करते हैं इन गुड्स को, तो नॉन एक्सक्लूडेबल एक बहुत बड़ा फीचर है इनका। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई मसला? सही। क्वेश्चन नंबर 5, इन द डायग्राम विच लाइन रिप्रेजेंट्स परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है, याद है? जब मैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की बात करता हूँ, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वो केस होता है जब जब बेसिकली प्राइस अनचेंज रहती है नॉर्मली, क्वांटिटी डिमांड आप बढ़ाओगे तो आपका रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, सही है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ये है, ये तो ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, उन्नीस बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? डी है, सही है। बी परफेक्टली इन इलास्टिक है, भाई क्या हो गया है? बी इज परफेक्टली इन इलास्टिक, जिधर प्राइस चेंज होती है क्वांटिटी रिमेन अनचेंज, जीरो रिस्पॉन्सिवनेस। आपको एक और चीज याद होनी चाहिए कि परफेक्टली इलास्टिक का पीरियड इज इनफाइनाइट, याद है? तो पीरियड इनफाइनाइट होता है, क्लियर है, कोई मसला? सही। क्वेश्चन 5 का आंसर डी होगा। Question 6, the formula for a goods price elasticity of supply needs to be completed. What needs to replace x and y to complete the formula? तो basically percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price, यही होता है formula। क्या मैच कर रहा है? x पे क्या आना चाहिए? x पे आना चाहिए ये, और y पे आना चाहिए ये, तो डी आंसर है, सही है। बड़ा फालतू एमसीक्यू था भाई ये तो। 6 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ कंट्री वेयर द टोटल डिमांड फॉर व्हीकल फ्यूल इज प्राइस इन इलास्टिक। ठीक है, जनरली अगर हम फ्यूल को देखें, पेट्रोल को देखें, तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, क्योंकि पेट्रोल के ऑल्टरनेटिव्स कम है। मतलब पेट्रोल इटसेल्फ एज अ गुड, उसके ऑल्टरनेटिव्स कम है। हाउएवर द डिमांड फॉर एनी गिवन ब्रांड ऑफ व्हीकल फ्यूल इज प्राइस इलास्टिक, पंप्स बहुत हैं, सही है। मतलब बेसिकली बाहर मुल्कों में आपको ये चीज पता है ना कि हर पेट्रोल पंप पे अलग अलग प्राइस होती है, या नहीं पता? अच्छा, यूएस में हर पेट्रोल पंप पे अलग प्राइस है, अपनी प्राइस है सबकी, सही है। प्राइवेट ओनरशिप बहुत है पेट्रोल की, तो सबने अपनी प्राइसेस सेट करी है, किसी का मार्जिन ज्यादा है, किसी का मार्जिन कम है। अगर कोई पेट्रोल पंप हाईवे पे और दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो वो ज्यादा भी चार्ज करते हैं।
कुछ कम भी चार्ज करते हैं जब बराबर बराबर में होते हैं। तो बाहर मुल्क में पेट्रोल का सिस्टम बिल्कुल अलग है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है। तो बेसिकली इन अ कंट्री द टोटल डिमांड फॉर व्हीकल फ्यूल इज प्राइस इनइलास्टिक। अगर मैं पेट्रोल को जनरली ऊपर से देखूं, ब्रॉड डेफिनेशन देखूं, तो पेट्रोल तो इनइलास्टिक है। पर अगर मैं पेट्रोल के अंदर जब घुसता हूं और मैं देखता हूं कि मल्टीपल कंपनीज हैं जो कि पेट्रोल प्रोवाइड करती हैं, तो इसका मतलब देयर आर ऑप्शंस, देयर आर सब्स्टिट्यूट्स। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक ब्रांड की, जैसे अपना जैसे मल्टीपल जो ब्रांड्स होते हैं पेट्रोल के, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। तो ब्रांड एक्स जो है उसकी डिमांड क्या है, इलास्टिक है, क्योंकि वो उसके जैसे बहुत हैं पेट्रोल प्रोवाइड करने वाले हैं। अब जब आपकी डिमांड इलास्टिक होती है, आपको याद हो, तो एज अ प्रोड्यूसर आप कभी भी प्राइस को बढ़ाओगे नहीं। पर इसने लिखा हुआ है कि इन इफ द ब्रांड एक्स इंक्रीज इट्स प्राइस बाय 10%, व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली इफेक्ट। मेरी डिमांड इलास्टिक है, मैंने प्राइस को 10% से बढ़ा दिया, द क्वांटिटी डिमांड विल फॉल बाय मोर देन 10%। सही है, लेट्स से 50%। हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती है ना इलास्टिक के केस में। और इस केस में फिर हमारा टोटल रेवेन्यू प्रोड्यूसर का या कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अ कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन व्हीकल फ्यूल वुड डिक्रीज। कंज्यूमर की स्पेंडिंग, सही है, कंज्यूमर की स्पेंडिंग जो कि व्हीकल फ्यूल पे आ रही है वो डिक्रीज होगी। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है? सही है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। द प्राइजेस ऑफ अदर ब्रांड्स वुड फॉल। अदर ब्रांड्स की प्राइस फॉल क्यों होंगी जब ये एक बढ़ा देगा? ये अगेन एक क्वेश्चन मार्क है। द रेवेन्यू फ्रॉम ब्रांड एक्स वुड इंक्रीज। ब्रांड एक्स का रेवेन्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। ब्रांड एक्स का रेवेन्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। द रेवेन्यू फ्रॉम अदर ब्रांड्स वुड इंक्रीज। क्या होना चाहिए इसका आंसर, बताओ। देखो ये दोनों तो ऑब्वियसली बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सही है। आपके हिसाब से इसका आंसर अब क्या होना चाहिए? इसका आंसर डी होगा। क्यों डी होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इसकी प्राइस कम होगी, जरा गौर से सुनना, सॉरी, जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लोग ब्रांड एक्स से तो पेट्रोल नहीं ले रहे। लोग ब्रांड एक्स से तो पेट्रोल नहीं ले रहे। सही है। लोग ब्रांड एक्स से तो पेट्रोल नहीं ले रहे ना, लोग स्विच कर रहे हैं दूसरे पे। लोग किस पे स्विच कर रहे हैं? दूसरे पे। अगर मैं अगर मैं बेसिकली पहले ऑप्शन को सही से देखूं ना, तो पहले ऑप्शन में इसने क्या लिखा हुआ है, व्हीकल फ्यूल के ऊपर स्पेंडिंग, व्हीकल फ्यूल की बात कर रहा है, ये किसी स्पेसिफिक ब्रांड के ऊपर बात नहीं कर रहा। हाँ, अगर ये लिखता ना कि कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन ब्रांड एक्स फ्यूल, तो वो डिक्रीज हो रही है। पर जनरली एज ए कंज्यूमर अगर मैं देखूं, तो अगर ब्रांड एक्स अपनी प्राइस बढ़ा देगा तो क्या मैं पेट्रोल खरीदना छोड़ दूंगा? मैं स्विच करूंगा। कंज्यूमर स्विच करेगा एंड कंज्यूमर स्विच करके जाएगा दूसरे ब्रांड्स के ऊपर। सही है। बिल्कुल ना, तो वो दूसरे ब्रांड्स पे स्विच करेगा। क्लियर है। तो इलास्टिक ही तो है, ब्रांड की डिमांड तो इलास्टिक ही है ना। तो ब्रांड की जब प्राइस हल्की सी बढ़ी तो एकदम से मैंने स्विच करा, क्वांटिटी को ज्यादा सी गिराया और स्विच करके मैं किसी दूसरे कंपेटिटर के पास चले गया। तो लोग जब स्विच करेंगे तो जो कंपेटिटर है, कंपेटिटर की टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा। पहला ऑप्शन गलत, इसलिए मैं वापस बता रहा हूँ क्यों गलत है। क्योंकि ये व्हीकल फ्यूल लिखा हुआ है। अगर ये लिखता ना ब्रांड एक्स फ्यूल, तो फिर तुम कहते हैं कि हाँ डिक्रीज सही ऑप्शन है। पर व्हीकल फ्यूल पे स्पेंडिंग डिक्रीज क्यों हो रही है? नहीं हो रही ना, लोग स्विच करके दूसरे से तो खरीद रहे हैं ना, स्पेंडिंग तो वही कर रहे हैं अभी भी। समझ आया? 7 का आंसर डी होगा। ठीक है, तो उसमें वक्त नहीं लगा रहा मैं। और क्वेश्चन नंबर 8, a medical report that outlined the disadvantages of eating sugar caused the demand for sugar to decrease। ठीक है। तो बेसिकली जब एकदम से मैंने लोगों को डिसएडवांटेज, मेडिकल रिपोर्ट से डिसएडवांटेज लोगों को पता चले कि भाई चीनी खाने से ये नुकसान हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है शुगर की डिमांड जो है ना वो कम हो गई है। सही है। तो शुगर की डिमांड जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। अब जैसे ही शुगर की डिमांड कम होगी, तो मुझे एक चीज बताओ, मार्केट में एकदम से क्या होगा? मार्केट में एकदम से होगा सरप्लस। मार्केट में एकदम से क्या होगा? सरप्लस होगा, क्योंकि सप्लाई अपनी जगह पे ही है अभी। अभी फिलहाल सप्लाई अपनी जगह पे ही है। एकदम से डिमांड हो गई है कम, ऐसा ही है। अब सप्लाई अपनी जगह पे ही है और एकदम से हो गई डिमांड कम, तो मार्केट में सरप्लस हुआ। जैसे ही मार्केट में सरप्लस हुआ, तो मार्केट में प्राइस क्या होनी चाहिए, कम।
मार्केट में प्राइस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जब मार्केट में प्राइस एकदम से कम हुई तो यहाँ पर सिग्नल किसको मिलता है, यहाँ पर सिग्नल किसको मिलता है, प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलता है कि पहले के मुकाबले में अब जो है ना वो क्वांटिटी सप्लाइड क्या कर देनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए। क्यों, क्योंकि प्राइजेस कम है। तो प्राइजेस का कम होना प्रोड्यूसर को सिग्नल देगा कि क्वांटिटी सप्लाइड को कम कर दो। पर आगे एक मसला है सवाल में, पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ है। However, the producers of sugar were not able to adjust their supply quickly and continued producing sugar at previous levels. As a producer, मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरी responsiveness ज्यादा हो। As a producer, मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरी supply elastic हो। पर इस केस में मेरी supply क्या है, inelastic। मैं supply को easily adjust नहीं कर पा रहा। As a producer, मैं इस point पे चाहूंगा कि जैसे ही मेरे प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई है मैं एकदम से क्वांटिटी सप्लाइड को कम करूं, और एकदम से क्वांटिटी सप्लाइड को कम करके यहां से रिसोर्सेज निकालूं और किसी ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर डाल दूं जहां पर मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। पर यहां पर मैं अपनी क्वांटिटी सप्लाइड कम ही नहीं कर पा रहा। अगर मैं अपनी क्वांटिटी सप्लाइड आसानी से कम नहीं कर पा रहा तो क्या अकॉर्डिंग टू प्राइस मैकेनिज्म, क्या अकॉर्डिंग टू प्राइस मैकेनिज्म ये सरप्लस इजीली एलिमिनेट होगा। अगर मैं क्वांटिटी सप्लाइड एकदम से कम नहीं करूंगा और फिलहाल मेरी मार्केट में सरप्लस चल रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड एकदम से कम नहीं हो पा रही, तो क्या मैं मार्केट के सरप्लस को एलिमिनेट कर पाऊंगा आसानी से, या नहीं कर पाऊंगा। सरप्लस को एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा, मतलब प्राइस मैकेनिज्म अपना काम सही से नहीं कर पाएगा, मतलब जल्दी नहीं होगा, टाइम लैग होगा। क्योंकि पीईएस क्या है, इन इलास्टिक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, इन इलास्टिक है। एज अ प्रोड्यूसर जब मेरे प्रोडक्ट की प्राइस गिर रही है तो मैं क्वांटिटी सप्लाइड बहुत कम से गिरा रहा हूँ, डिले आ रहा है। इसका मतलब ऐसी क्या चीज हुई होगी टू द मार्केट फॉर शुगर, सब्सिडी हटा दो, एक्सेस डिमांड कभी थी नहीं। एक्सेस डिमांड का मतलब होता है शॉर्टेज, एक्सेस सप्लाई रहेगा मार्केट में, सरप्लस हुआ होगा मार्केट में, सरप्लस। सही है, सरप्लस हुआ होगा मार्केट में, प्राइसेस उल्टा क्या हुई होंगी, फॉल। ठीक है, तो एट का आंसर सी, एक्सेस सप्लाई का मतलब ही सरप्लस है ना बेटे, क्या हो गया। क्लियर है, कोई मसला। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरेस्ट रेट्स फॉल। इंटरेस्ट रेट क्या हो गए, फॉल हो गए। अब जैसे ही इंटरेस्ट रेट फॉल हो गए तो इंटरेस्ट रेट की दो डेफिनेशन आपको सिखाई थी, याद है। इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो अ रिटर्न ऑन सेविंग। तो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो रही है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी तो पहले के मुकाबले में बोरो क्या करोगे, ज्यादा। पहले के मुकाबले में बोरो क्या करोगे, ज्यादा। बोरो ज्यादा करोगे तो स्पेंड भी ज्यादा करोगे, कंजम्पशन क्या होगी ज्यादा, प्रोड्यूसर भी इन्वेस्टमेंट क्या करेगा ज्यादा। ठीक है, तो स्पेंडिंग बढ़ रही है इकोनॉमी में। रिटर्न ऑन सेविंग जो है वो कम हो रहा है। रिटर्न ऑन सेविंग कम हो रहा है तो पहले के मुकाबले में सेव कम करूंगा, सेव कम करूंगा तो अगेन स्पेंड क्या करूंगा, ज्यादा। तो ये क्या कह रहा है वो, हाउ माइट दिस अफेक्ट द कंज्यूमर सेविंग एंड स्पेंडिंग। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ऑब्वियसली एज अ कंज्यूमर और अ प्रोड्यूसर स्पेंडिंग तो राइज ही होनी है, पर सेविंग फॉल हो जाएगी क्योंकि रिटर्न ऑन सेविंग कर रहा है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बन गया क्वेश्चन 9 का, बी बन गया। क्लियर है, बड़ा अच्छा और आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, in the diagram D1 and S1 represent the demand for and the supply of labor. So demand for and supply of labor, W indicates a legal minimum wage. तो इनिशियल मार्केट सिचुएशन को हमेशा हाईलाइट कर लेना चाहिए। तो इनिशियल सप्लाई क्या है, S1, इनिशियल डिमांड क्या है, D1। तो इनिशियल सप्लाई इज S1, इनिशियल डिमांड इज D1 एंड इनिशियल मिनिमम वेज इज, इनिशियल नहीं मतलब मिनिमम वेज कितना है, W। मिनिमम वेज क्या है, W। अच्छा, मिनिमम वेज W है, सप्लाई भी है, डिमांड भी है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं सवाल। एन इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट लेबर, इन्फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इन्फ्लक्स का मतलब क्या होता है, आना या जाना, अंग्रेजी का सवाल है। इन्फ्लक्स का मतलब क्या है, बढ़ जाना चीज का। तो देयर इज एन इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट लेबर। इमिग्रेंट लेबर का मतलब बाहर मुल्क से वर्कर आ रहा है। कॉज द सप्लाई कर्व फॉर लेबर टू शिफ्ट फ्रॉम S1 टू S2। तो सप्लाई कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। क्या इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो सिचुएशन अब थोड़ी मार्केट की चेंज हो चुकी है, पर आगे रिक्वायरमेंट पूछ लेते हैं।
हाउ मेनी पीपल विल बी एम्प्लॉयड इफ द मिनिमम वेज लेजिस्लेशन इज देन एबॉलिश्ड। अगर मैं मिनिमम वेज को एबॉलिश कर देता हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा नया मार्केट का इक्विलिब्रियम ये होगा? अगर मैं मिनिमम वेज को एबॉलिश कर देता हूँ, मिनिमम वेज को मैं खत्म कर देता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि भाई मैंने मिनिमम वेज को, वैसे अब जरा गौर से सुनना एक चीज, मैं आपको पूरा ना स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, जरा सुनो। देखो इनिशियली मैं आपके कॉन्सेप्ट पक्के करने चाह रहा हूँ। इनिशियली मार्केट में मिनिमम वेज ये थी और सप्लाई ऑफ लेबर आ गया था राइटवर्ड, ठीक है। अब सप्लाई ऑफ लेबर राइटवर्ड आया, सप्लाई ऑफ लेबर राइटवर्ड आया, मिनिमम वेज अभी भी लगा हुआ है, सप्लाई ऑफ लेबर राइटवर्ड आया, मिनिमम वेज अभी भी लगा हुआ है। अब मिनिमम वेज अभी भी लगा हुआ है, लेट से मैं कहता हूँ मिनिमम वेज अभी भी लगा हुआ है। अब मिनिमम वेज जब अभी भी लगा हुआ है ना, तो आप एक चीज को अगर देखो तो ये मार्केट में एक तरह से मसला नहीं है। ये क्यों मसला होगा? क्योंकि आप देखो ना मिनिमम वेज इधर भी अफेक्टिव हो रही है, पर इसलिए यहाँ पर बोला हुआ है कि मिनिमम वेज को एबॉलिश कर दिया। एबॉलिश का मतलब क्या होता है? मिनिमम वेज को हटा दिया। मैं जैसे ही मिनिमम वेज को हटाऊंगा तो क्या ये मिनिमम वेज अभी इफेक्टिव है? नहीं है। और जैसे ही मिनिमम वेज हटेगी तो मार्केट वापस किधर फॉल कर जाएगी? मार्केट वापस किधर फॉल कर जाएगी? इक्विलिब्रियम पे फॉल कर जाएगी। तो बेसिकली सिचुएशन क्या होगी? सिचुएशन ये होगी कि एज अ मार्केट हम वापस रीच कर जाएंगे टू इक्विलिब्रियम। पर ऑब्वियसली मैं पुराने वाले इक्विलिब्रियम पे अब नहीं आऊंगा, क्योंकि सप्लाई कर्व ये है ही नहीं। अब ये सप्लाई कर्व खत्म हो चुका है। मैं आऊंगा इस वाले इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि मिनिमम वेज एक्सटेंड हो चुकी थी और फिर मैं फॉल बैक करूंगा इधर। तो ये मैकेनिज्म अपना काम करेगा और मैं वापस आ जाऊंगा इक्विलिब्रियम पर। ठीक है। तो कितनी इंप्लॉयमेंट होगी? मेरा नया इक्विलिब्रियम ये होगा। और आपको ये चीज पता है कि ये मेरा पुराना था, ये मेरा नया है। आपको ये चीज पता है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर लेबर मार्केट में क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर एंड क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट कितनी होगी? एम्प्लॉयमेंट होगी 7 मिलियन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा डी। सही है? क्या मसला? थोड़ी लंबी हो गई इसमें, पर ये एमसीक्यू गलत करा था बच्चों ने काफी, तभी मुझे याद आ गया एकदम से। लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, पर अंदाजे नहीं लगाओ ना भाई। लिख लिख के करोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्वेश्चन पेपर गंदा करोगे तो ज्यादा बेहतर है। क्वेश्चन पेपर वो कोई आपका अगले साल वापस नहीं चलाएगा, खराब कर दो उसको। और क्वेश्चन पेपर से कुछ भी करो तुम क्वेश्चन पेपर में, गाने में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। तुम्हारी एमसीक्यू में वो शीट जो होती है ना, जो स्कैन होती है, आंसर शीट जो बबल शीट होती है, वो मेन होती है। भाई तो क्वेश्चन नंबर 11, 11 में कह रहे हैं लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स टू वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स क्या होते हैं? वेयर लेबर इज रिलेटिवली मोर देन मशीन, मतलब यूसेज ऑफ लेबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू मशीन कंपैरेटिवली। आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स टू वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है रियल जीडीपी का बढ़ जाना। व्हाट डज दिस रिवील अबाउट द वियतनाम इकोनॉमी? अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इन वियतनाम इज लो। बिल्कुल गलत। लेबर इंटेंसिव है भाई, एक वजह से लेबर इंटेंसिव है। लेबर जब ज्यादा होता है ना, तब आप लेबर इंटेंसिव होते हो। तो लेबर अवेलेबिलिटी इज हाई। डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स इज लो। नो, इट इज हाई, वरना लेबर इंटेंसिव क्यों होता? प्राइस ऑफ लेबर इज वियतनाम इज हाई। नहीं, प्राइस ऑफ लेबर इन वियतनाम इज लो, वरना लेबर इंटेंसिव क्यों होता? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वियतनाम इज मेनली डिपेंडेंट ऑन लेबर। बिल्कुल ऐसा ही है, वरना लेबर इंटेंसिव का मतलब ही यही है, व्हेन योर प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट। क्योंकि देखो दुनिया में सिर्फ दो ही टेक्निक है प्रोडक्शन। लेबर इंटेंसिव जिधर तुम लेबर ज्यादा यूज करते हो, कैपिटल कम करते हो। सही है। हाँ, लेबर बोलो मशीन बोलो एक ही बात है, मतलब मशीन की जगह कैपिटल लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। और एक टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आपकी होती है कैपिटल इंटेंसिव, जिसमें आप लेबर कैपिटल का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, लेबर का कम करते हो। तो अगर एक कंट्री लेबर इंटेंसिव ज्यादा है तो इसका मतलब यू आर डिपेंडेंट ऑन योर लेबर। ठीक है। अब ये अच्छी भी बात है बुरी भी बात है, तो प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट की बात कर रहा है, तो ये एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेट्स अप अ फर्म, एंटरप्रेन्योर है ये, दैट रिपेयर्स कंप्यूटर। कंप्यूटर रिपेयरिंग कौन सा सेक्टर है? कंप्यूटर रिपेयरिंग कौन सा सेक्टर है? आईटी कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी? सर्विस सेक्टर है। सही है, सर्विस सेक्टर है। और ओनरशिप किसके हाथ में है? यहाँ पर क्या हिंट मिली हुई है? पब्लिक ओनरशिप है, गवर्नमेंट ओन्ड है या प्राइवेट ओन्ड है? गवर्नमेंट ओन्ड है या प्राइवेट ओन्ड है? एक इंडिविजुअल है, अपनी फर्म को सेट कर रहा है, तो ये बहुत हिंट्स दी जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर है। तो फिर 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर विल बी सी। 12 का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 13,
Which term describes the situation where the owner of a coffee plantation plans a merger with a chain of coffee shops? अब ये जो टॉपिक है, ये मुझे हैरानी होती है कि आप लोगों को नहीं रिवाइज। मैं आपको हल्का सा इसके बारे में छोटा सा एक रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद आ जाएं। देखो, तीन तरह के केसेस होते हैं। एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल मर्जर, जो कि सबसे सिंपल है, ठीक है। अब तुम मर्जर बोलो, तुम टेक ओवर बोलो। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है? जब इंडस्ट्री सेम हो और सेम एसओपी हो। एसओपी का मतलब क्या होता है? स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। फिर एक तुम्हारा आता है वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है? इंडस्ट्री सेम होती है पर डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होता है। सही है, डिफरेंट एसओपी। फिर तुम्हारा एक आता है कॉन्ग्लोमरेट। सही है, कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट में क्या होता है? कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन, बेसिकली इंटीग्रेशन है ये। सही है। कॉन्ग्लोमरेट में बेसिकली क्या होता है कि इट इज अ डिफरेंट इंडस्ट्री, इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्री अलग हो गई। हॉरिज कॉन्ग्लोमरेट को कभी कभार पेपर में डाइवर्सिफिकेशन भी बोला जाता है। ऑब्वियसली इफ यू आर टेकिंग ओवर अ कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री, इसका मतलब अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हो। हॉरिजॉन्टल को दूसरे लफ्जों में कभी कभार क्या बोला जाता है? लेटरल इंटीग्रेशन। ठीक है। अब एक एग्जांपल दे देता हूं मैं छोटी सी। लेट से मैं कहता हूँ एक कार मैन्युफैक्चरर है। लेट से मैं कहता हूँ एक कार मैन्युफैक्चरर है। सही है, लेट से एक कार मैन्युफैक्चरर है। एक कार मैन्युफैक्चरर अगर एक कार मैन्युफैक्चरर को टेक ओवर करता है, लेट से एक कार मैन्युफैक्चरर अगर एक कार मैन्युफैक्चरर को टेक ओवर करता है ना, तो इट इज एन हॉरिजॉन्टल। सेम इंडस्ट्री है, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है। पर अगर एक कार मैन्युफैक्चरर टायर वाले को टेक ओवर कर रहा है, तो टायर वाला इसका सप्लायर है। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री सेम है बट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये बेसिकली होगा तो वर्टिकल, पर ये वर्टिकल बैकवर्ड है। वर्टिकल बैकवर्ड का मतलब जब आप अपने सप्लायर को टेक ओवर कर लो या मर्जर कर लो। और अगर मैं मर्ज करता हूं विद अ शोरूम ओनर, लेट्स से अगर मैं मर्ज करता हूं विद अ शोरूम ओनर, इसका मतलब देन आई एम टेकिंग ओवर माय या आई एम मर्जिंग विद माय कंज्यूमर। तो ये भी वर्टिकल है, पर ये वर्टिकल फॉरवर्ड है। और अगर मुझे दौड़ा पड़ा और मैंने जो है ना वो क्या करा, एक बैंक को टेक ओवर कर लिया या बैंक से मर्ज कर लिया, तो ये कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री और फिर ये क्या होगा? कॉन्ग्लोमरेट। समझ आया? अब ये सवाल पढ़ के मुझे खुद बताओ, ये कौन सा मर्जर हो रहा है या टेक ओवर हो रहा है, जो भी है। कॉफी प्लांटेशन प्लान्स अ मर्जर विद अ चेन ऑफ कॉफी शॉप्स। कॉफी शॉप्स मेरा क्या है? बिल्कुल। तो कॉफी पहले तो आइडेंटिफाई करो ना, वर्टिकल है क्या है। सही है। तो बेसिकली इंडस्ट्री सेम है, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन दूसरा है। मैं कॉफी प्लांट करता हूँ, मैं चेन ऑफ कॉफी शॉप को टेक ओवर कर रहा हूँ, तो मैं उनका सप्लायर बनूंगा, तो ये मेरे कंज्यूमर हैं। इसका मतलब ये पहली चीज तो ये वर्टिकल होगा। दूसरा, क्योंकि कॉफी शॉप मेरा कंज्यूमर है, तो ये वर्टिकल फॉरवर्ड कहलाएगा। सही है। तो 13 का आंसर क्या होगा? डी। तो ये एमसीक्यू गलत नहीं होने चाहिए, सिंपल एमसीक्यूज हैं, फ्री के मार्क्स हैं। सही है, कोई मसला? ये जरा गौर से सुनना, ये तो भी थोड़ा टेक्निकल एमसीक्यू है। The diagram shows the demand and supply for Chinese steel. Government subsidies for the Chinese steel industry led to a 200 million tons of excess output. Excess output का मतलब क्या होता है? Excess supply, या दूसरे लफ्जों में क्या बोल सकता हूँ? Surplus। अच्छा, सब्सिडी से क्या होता है? सब्सिडी इज अ ग्रांट और अ कैश पेमेंट which reduce the cost of production of the producer and therefore the producer increases supply। अब मुझे एक चीज बताओ, पहली बात तो ये देख लो कि ये सप्लाई है, ये डिमांड है, इसको हटा दो। ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये भी डिमांड है, इसको भी हटा दो। अब ये दोनों में से ऑप्शन होगा। अब आंसर क्या है देख लो पहले। विच डायग्राम वुड रिप्रेजेंट द पोजीशन आफ्टर द सब्सिडी बिफोर द मार्केट एडजस्टेड। आफ्टर द सब्सिडी का मतलब है सप्लाई बढ़ रही है, बिफोर द मार्केट एडजस्ट का मतलब है कि बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम। मार्केट एडजस्ट होने का मतलब क्या होता है? कि तुम इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुके। मैं कहता हूं ना कि मार्केट हैज एडजस्टेड, इसका मतलब क्या है? मार्केट हैज एडजस्टेड, इसका मतलब है कि आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुके हो। अगर मैं कहता हूं बिफोर द मार्केट एडजस्टेड, इसका मतलब डिसइक्विलिब्रियम। बिफोर द मार्केट एडजस्टेड का मतलब क्या होता है? बिफोर द मार्केट एडजस्टेड का मतलब होता है डिस इक्विलिब्रियम। ये जगह कम पड़ जाती है मुझे। बिफोर द मार्केट एडजस्टेड का मतलब क्या होता है? डिस इक्विलिब्रियम। सही है। अब मुझे बताओ, ए और बी को तो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, कोई कोई तुकी नहीं बनती इन दो ऑप्शंस की। सब्सिडी से सप्लाई राइट पड़ जाएगा। अब ये देखो जरा, ये डिमांड है, ये सप्लाई, ये S1 है। ये डिमांड है, ये सप्लाई, ये S1 है।
सही है। इनिशियली मार्केट, दोनों मार्केट कौन से इक्विलिब्रियम पे दिए मैं आपको बता देता हूँ। इनिशियली दोनों मार्केट का इक्विलिब्रियम ये था, सही है। इनिशियली दोनों मार्केट का इक्विलिब्रियम ये था, इसका ये रहा और इसका भी ये रहा, ठीक है। अब पहले ऑप्शन सी देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, ये प्राइस है करंट और क्वांटिटी दी हुई है। मुझे एक चीज बताओ, जैसे ही सब्सिडी दी जाएगी तो सप्लाई जाएगा राइटवर्ड, ठीक है। इनिशियली ये जो है ना, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल है, मानते हो? यस और नो? इनिशियली ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पे क्यूडी एंड क्यूएस वर इक्वल। जैसे ही सप्लाई का राइटवर्ड गया, हमने क्या सीखा है नॉर्मली? हमने नॉर्मली ये सीखा है कि हम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं, तो हम डायरेक्टली मार्केट को एडजस्ट कर देते हैं। पर ये कह रहे हैं बिफोर एडजस्टिंग। ऑब्वियसली हमेशा इक्विलिब्रियम आने से पहले डिसइक्विलिब्रियम होता है, ये आपको पता है। कभी भी मार्केट डायरेक्टली इक्विलिब्रियम पे नहीं आती, प्राइस मैकेनिज्म उसको पहुंचाता है इक्विलिब्रियम तक। तो जैसे ही सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होगा ना, तो ये सेम प्राइस पे राइटवर्ड शिफ्ट होगा। आपको याद है, आपको बिल्कुल सप्लाई के शिफ्ट में सिखाया गया था, व्हेन द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड इट शिफ्ट्स एट द सेम प्राइस। सेट्रस पेरेबिस की असम्पशन है ना ये सेम प्राइस पे सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो जब सेम प्राइस पे सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो इनिशियली मार्केट वही होगी यहाँ पे। जब सेम प्राइस पे सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो मेरी क्वांटिटी सप्लाइड आ गई यहाँ पे। तो क्वांटिटी डिमांड बेचारी यहाँ पर रह गई 100 पे, पर क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो आ गया 300 पे। अब क्वांटिटी डिमांड 100 है, क्वांटिटी सप्लाइड 300 है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी डिमांड को एक्सीड कर रहा है, और वो किस अमाउंट से एक्सीड कर रहा है? 200 की अमाउंट से एक्सीड कर रहा है। तो सवाल में इसने मुझे यही बोला हुआ है। सवाल में क्या बोला हुआ है, पढ़ो जरा सवाल। 200 मिलियन का एक सरप्लस था, 200 मिलियन का सरप्लस था। तो ऑप्शन सी में 200 मिलियन का सरप्लस आ रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। समझ आ गया? सी इज द राइट आंसर। तो मसला, ऑप्शन डी भी दिखा देते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑप्शन डी भी देख लो। ऑप्शन डी में इनिशियल इक्विलिब्रियम था ये, क्यू डी एंड क्यू एस थे इक्वल, ठीक है। सप्लाई का सेम प्राइस पे होगा राइटवर्ड शिफ्ट। जब सेम प्राइस पे राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो इनिशियली मार्केट आई होगी यहाँ पे, क्यू एस पे आया, ये आ गया क्यू एस। अब क्यू डी 100 रह गया है, क्यू एस आगे भाग गया, 400 हो गया। तो क्यू डी पीछे रह गया, सही है, क्यू डी पीछे रह गया, क्यू एस आगे निकल गया। ये 400 है, ये 100 है, तो ये तो 300 आ रहा है। 300 तो बोला ही नहीं है सवाल में, सवाल में तो 200 बोला है, तो ये तो नहीं होगा। सही है, बिल्कुल मार्केट एडजस्ट होगी ना, मार्केट एडजस्ट होगी तो वापस ये इधर आ जाएगा। याद है ना क्या होता है फिर, सरप्लस में प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांड गिरती है। घूम फिर के आना इधर ही है, इधर भी इधर ही आना है, घूम फिर के आना इधर ही है। मैकेनिज्म काम करेगा। पर इसने बोला बिफोर द मार्केट एडजस्ट, तभी इतनी लंबी हुई है। अच्छा एमसीक्यू है ये गलत ही हुआ था मेजोरिटी का मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 15, द टेबल शोज फर्म्स कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग बाइसाइकिल्स, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा, अब इस इन्फॉर्मेशन से मैं कर क्या क्या सकता हूँ, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं कुछ भी नहीं देख रहा अभी, मैं सिर्फ ये टेबल देख के आपको बता रहा हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। पहले तो इससे मुझे नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स एंड टोटल कॉस्ट दी हुई है, कि एवरेज टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूँ, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो निकालते हैं जरा। 0 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 0 क्या होता है? 20। जो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे कॉस्ट देते हैं वो कौन सी होती है? जो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे कॉस्ट दी जाती है वो कौन सी होती है? जो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी दी जाती है वो कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट। इतना तेज दिमाग चलना चाहिए आपका पेपर में। 30 डिवाइड बाय 1 क्या होता है? 30। 40 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 20। 50 डिवाइड बाय 3 क्या होता है? क्या होता है? इधर आके मेरा दिमाग बंद हो जाता है। 16.7। 60 डिवाइड बाय 4 15, और 70 डिवाइड बाय 5 14। ये निकाल लिया। अगर मुझे फिक्स कॉस्ट पता चल गया है और मुझे सारी टोटल कॉस्ट दी हुई है, एक और चीज निकाल सकता हूँ? सोच के बताओ जरा। अगर मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट पता है और मुझे टोटल कॉस्ट दी हुई है, तो क्या एक और चीज निकाल सकता हूँ? वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकता हूँ। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा ही है। अब क्या मुझे ये कोई बता सकता है, क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि मेरी ये टोटल फिक्स कॉस्ट है जो कि आप मान रहे हैं? मैं कहता हूं कि अगर मैं टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देता हूं, तो क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं आ जाएगी? अगर मैं जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे देखता हूं, तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो होती है, तो उसको तो छोड़ दो, क्योंकि वो तो देनी नहीं होती, वो तो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होती है। पर पहले यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? पहले यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? अगर मैं 30 में से 20 को निकाल देता हूँ, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 10। दूसरे यूनिट पे कितनी है?
अगर मैं 40 में से 20 को निकाल दूं तो 20, सही है। और आपने तीसरे पे जब 50 को 20 से निकाला तो कितना होगा 30। चौथे में 60 को निकालो, ये आ गया 40, और 70 में 20 को निकालो, ये आपका आ गया 50। वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल ली, फिक्स कॉस्ट भी निकाल ली, एवरेज टोटल कॉस्ट भी मुझे मिल गया। दो चीजें और भी निकाल सकता हूँ, कौन से निकाल सकता हूँ, निकालनी नहीं है, वो खाली जनरली बोल रहा हूँ, कौन से निकाल सकता हूँ, दो चीजें और भी निकल सकती हैं। दो चीजें और भी निकल सकती हैं, और वो कौन सी हैं? दो चीजें और भी निकल सकती हैं, जो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और एवरेज फिक्स कॉस्ट है। क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब एक इतनी छोटी सी टेबल से आप देखो, आपने एवरेज टोटल कॉस्ट भी निकाल लिया, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी निकाल लिया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लिया, आपने टोटल कॉस्ट भी निकाल ली, आपने टोटल फिक्स कॉस्ट भी निकाल दी, आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल ली। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक छोटी सी टेबल से आपने निकाल ली। समझ रहे हो? द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 बाईसाइकिल इज 15। सच बोल रहा है? क्या 4 बाईसाइकिल बनाने की एवरेज कॉस्ट 15 है? सच बोल रहा है? सही है, तो ये आंसर है। द एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 बाईसाइकिल इज 20। सच बोल रहा है? निकाल के देख लें। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट मेरी 20 है, यूनिट्स 2 हैं, तो ये तो गलत, झूठ बोल रहा है, ये तो 10 होनी चाहिए, ये तो गलत है। द टोटल फिक्स कॉस्ट इज 10, ये भी झूठ बोल रहा है, 20 है। द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 बाईसाइकिल इज 50, बिल्कुल गलत। 3 बाईसाइकिल बनाने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 40 ही निकाली थी अभी, और 30 ही निकाली थी, ये थी 30, ये भी झूठ बोल रहा है। तो क्वेश्चन 15 का आंसर ए होगा। आईएमसीक्यू बहुत आसान था, सब चीजें आसान थी, पर अगर आप टेबल रीड करना नहीं आई तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। अच्छा, फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, अगर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं, ये नहीं, ये टाइम टेकिंग नहीं हो सकता। अगर आप एक बाय एक करके सारे ऑप्शन देख लो तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। मेरा काम था आपको टेबल रीड करना सिखाना। अगर ऐसा एमसीक्यू आप कभी भी आ जाए तो आपको पता हो कि कौन सी चीज कहाँ से निकालनी है। सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं आप बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि व्हाट इज नॉट लाइकली टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद बिटवीन गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक एम्स। ऐसी कौन सी चीजें जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती हैं आपस में? ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। क्योंकि जब एक इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक इकोनॉमी है जहाँ पे एडी बढ़ रहा है, तो इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ आती है तो मुझे पता है जीडीपी बढ़ता है, रियल जीडीपी बढ़ता है, लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं, लोग पैसे ज्यादा कमाते हैं, फिर इम्पोर्ट्स भी तो बढ़ जाते हैं। फिर जब इम्पोर्ट्स बढ़ते हैं तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट है। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड लो इन्फ्लेशन, ये भी कॉन्फ्लिक्ट है। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड लो इन्फ्लेशन तो बहुत मशहूर कॉन्फ्लिक्ट है, आपको पता है। प्राइस स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, लोग पैसे कमाते हैं, जिसकी क्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ती है, ये तो अच्छी बात है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होना अच्छी बात है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इससे अच्छी हो जाती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम से कम हो। स्टेबल प्राइजेस एंड लोअर लो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। जब इकोनॉमी में लो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, तो लोगों की इनकम ज्यादा होती है, इकोनॉमी में ईडी ज्यादा होता है, तो डिमांड पर इन्फ्लेशन आ जाती है। फिर वर्कर, जाहिर सी बात है, महंगा पड़ता है, लो अनएम्प्लॉयमेंट है, वेजेस बढ़ेंगी, कॉस्ट बढ़ेगी, तो फिर कॉस्ट कुछ इन्फ्लेशन भी आ सकती है। तो स्टेबल प्राइजेस तो खैर नहीं होंगी। 16 का आंसर सी होगा, जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। मैंने आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ बहुत बार। इनकम इनइक्वालिटी कम करने के लिए बहुत सिंपल सी, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, बिल्कुल एक सिंपल प्रोसीजर है इसका। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को आपको बताना है, बढ़ाना है। अमीर से ज्यादा पैसा लो, गरीब से कम लो। आपको डिक्रीज करना होगा रिग्रेसिव टैक्सेशन को। सही है, जैसे वो टैक्स जो कि गरीब की इनकम से ज्यादा बर्डन लेके जा रहा है उसको कम करो। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नॉर्मली क्या होती है आपको ये भी पता है, डायरेक्ट टैक्स नॉर्मली प्रोग्रेसिव होता है, इनडायरेक्ट टैक्स नॉर्मली रिग्रेसिव होता है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है। तो इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब है कि तुम रिग्रेसिव टैक्सेशन को बढ़ा रहे हो, ये तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को वर्सन करेगा। हमें क्या करनी है? हमें रिड्यूस करनी है भाई, तो ये तो सिचुएशन खराब है। इंक्रीज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन विल रिड्यूस द इनकम इनइक्वालिटी। इंक्रीज रिग्रेसिव टैक्सेशन से भी सिचुएशन खराब होगी। इंक्रीज टैक्स फ्री अलाउंस, बच्चा बोल सकता है कि आंसर है। अगर मुझे टैक्स फ्री अलाउंस, देखो टैक्स फ्री अलाउंस होता क्या है, किसी को पता ही है?
टैक्स फ्री अलाउंस का मतलब क्या है? टैक्स फ्री अलाउंस एक ऐसी अमाउंट ऑफ इनकम है जहां तक आपको टैक्स नहीं देना, मतलब एक ऐसी लिमिट है कि वहां तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर मैं इस लिमिट को बढ़ा देता हूं तो इससे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम हो रही है। अगर मैं इस लिमिट को बढ़ा देता हूं क्या इससे इनकम इनइक्वालिटी कम हो रही है? मैं टैक्स फ्री अलाउंस को बढ़ा रहा हूँ। 50,000 की इनकम पे 3.5% टैक्स होता है। मैं कह रहा हूँ 1 लाख की इनकम पे अब 3.5% टैक्स होगा, जाओ 50,000 और फ्री ले लो। इससे मामला खराब होंगे। गरीब को कुछ हद तक फायदा हो जाएगा मानता हूँ, पर अमीर को नुकसान भी तो नहीं हो रहा। ये भी तो समझो ना। गरीब को चलो फायदा, सबको फायदा होगा, मसला सारा ये है, मतलब यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं रही है, सबको फायदा हो रहा है। देयर इज नो रीडिस्ट्रीब्यूशन। 17 का आंसर नहीं होगा डी, और इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, a government decides to increase the rate of growth of domestic production through expansionary fiscal policy. तो a government is deciding to increase the rate of growth. मुझे बेसिकली इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ाना है। आई वांट टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन थ्रू एक्सपेंशनरी फिस्कल। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में आप क्या करते हो? आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा देते हो एंड टैक्सेस को कम कर देते हो। दिस इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के टूल्स ये होते हैं, बजट पॉलिसी होती है ये। What combination of measures will it use? Decrease the money supply and increase the rate of interest. This is contractionary monetary policy. Increase the money supply and decrease the interest rate. This is expansionary monetary policy. Decrease taxes and increase the government expenditure. ये सही है. Increase taxes and decrease government expenditure. ये contractionary fiscal policy है. 18 का आंसर सी होगा. Question number 19. The table shows economic indicators. The table shows economic indicators. डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, बता देता हूँ। एक्सपेंशनरी को दूसरे लफ्जों में रिफ्लेशनरी भी बोला जाता है, और कॉन्ट्रैक्शनरी को दूसरे लफ्जों में डिफ्लेशनरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। एक्सपेंशनरी इज रिफ्लेशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी इज डिफ्लेशनरी। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 19। तो जब हम एमसीक्यू नंबर 19 की बात करते हैं, तो टेबल शोज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फॉर एन इकोनॉमी ओवर अ 1 ईयर पीरियड। विच इंडिकेटर मोस्ट लाइकली कॉज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ? ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जिसने इकोनॉमिक ग्रोथ को करा होगा, बताओ। सेविंग नहीं करेगा, सेविंग बढ़ाओगे तो स्पेंडिंग कम होगी। इन्फ्लेशन का बढ़ना, रियल जीडीपी का इंक्रीज इज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन्फ्लेशन के बढ़ने से तो रियल जीडीपी खराब होगी। अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना नहीं, इन्वेस्टमेंट का बढ़ना यस। ठीक है, तो 19 का आंसर ए होगा। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आई बढ़ रहा है, एडी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, टोटल डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी में फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द लिंक बिटवीन अ चेंज इन द इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट? ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट, दो चेंज बनती हैं इसकी अगर हम देखें। इंटरेस्ट रेट का वेरिएबल मैं आपको बता देता हूँ, मैं आर लिखता हूँ। ठीक है, तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब है पहले के मुकाबले में बोरो कम करूंगा, बोरो कम करूंगा तो एज अ प्रोड्यूसर इन्वेस्ट कम करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का क्या रिलेशनशिप बन रहा है? नेगेटिव। तो किधर नेगेटिव रिलेशनशिप मीट कर रहा है? इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इधर मीट कर रहा है। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज गलत, इंक्रीज इंक्रीज गलत, इंक्रीज कॉन्स्टेंट गलत। नेगेटिव रिलेशनशिप सिर्फ यहाँ पर मीट कर रहा है, तो 20 का आंसर ये होगा। Which two types of citizens are counted in the calculation of unemployment rate? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का आपको पहले पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला होता है द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेबर फोर्स क्या होती है। लेबर फोर्स इज एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं। अनएम्प्लॉयड लोग वो लोग होते हैं दैट आर विलिंग प्लस एबल टू वर्क प्लस सर्चिंग जॉब्स। Full time student is not unemployed, prisoner is not unemployed, retired is not unemployed। ये तीनों लोग काम या तो ढूंढ, पहली बात तो ढूंढ नहीं रहे काम, पहली कंडीशन मीट नहीं हुई। फुल टाइम स्टूडेंट एबल होता है पर विलिंग नहीं होता, प्रिजनर दोनों नहीं हो सकता, रिटायर्ड भी दोनों नहीं हो सकता। तो अनएम्प्लॉयड एंड विलिंग टू वर्क बिल्कुल, अनएम्प्लॉयड एंड नॉट विलिंग टू वर्क गलत, स्टे एट होम पेरेंट गलत,
वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड गलत, एम्प्लॉयड डी आंसर है। 21 का आंसर डी होगा। ये मसला। तो 21 का आंसर डी है। नहीं मतलब इन ऑप्शंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि दोनों मैच नहीं कर रहे। 22 बिल्कुल ना, अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड लेबर फोर्स है ना तभी। एन इकोनॉमी हैज अ बजट, क्वेश्चन नंबर 22, एन इकोनॉमी हैज अ बजट डेफिसिट। एक इकोनॉमी का बजट डेफिसिट है, तो बजट डेफिसिट क्या होता है याद है? बजट क्या होता है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट का रेवेन्यू ना, तो ये होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन गवर्नमेंट का रेवेन्यू। अच्छा नॉर्मली जो ये रेवेन्यू होता है वो टैक्स ही होता है एंड हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। व्हाट इज लाइकली टू बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट? अच्छा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो बजट डेफिसिट पे क्या इफेक्ट आएगा, पहले तो ये बताओ। बजट डेफिसिट क्या होगा? बजट डेफिसिट क्या होगा? बजट डेफिसिट बढ़ेगा क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने पड़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने पड़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने पड़ेंगे तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, पहली बात। ठीक है। और दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का टैक्स का रेवेन्यू कम होगा। तो डेफिसिट तो डेफिनेटली लार्जर है। डेफिसिट तो डेफिनेटली लार्जर है। मुझे अब याद आ गया कि ये क्वेश्चन डिसकंटिन्यूड है, ये क्वेश्चन गलत है। अच्छा गलत की वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बजट डेफिसिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये बात तो बहुत क्लियर है। और ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकते। मसला इन्फ्लेशन का है। छूटते साथ एक बच्चा क्या बोलेगा, सर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब इकोनॉमी में स्पेंडिंग कम है, इकोनॉमी में एडी कम है, कंजम्पशन कम है, तो इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, ऐसा ही हो रहा है। इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या हो रही है? कंट्रोल हो रही है, इसका मतलब इन्फ्लेशन क्या हो रही है? कम। फिर बच्चा बोलेगा कि यार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो सर यार वर्कर्स का सरप्लस है तो वेजेस कम है, वेजेस कम है तो बिजनेस की कॉस्ट कम है, बिजनेस की कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी क्या हो गई? कंट्रोल हो गई, ऐसा ही है। तो हर स्टूडेंट इस पॉइंट पे बोलेगा लोअर लोअर, ठीक है। हर स्टूडेंट बोलेगा लोअर लोअर और आंसर सब मार्क करके आ जाएंगे बी। ऐसा ही होगा। पर इस पे क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। इन्फ्लेशन बढ़ भी तो सकती है, इन्फ्लेशन हायर भी तो हो सकती है, इन्फ्लेशन हायर भी तो हो सकती है। ये डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन रेट डिपेंड करता है कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। इन्फ्लेशन रेट डिपेंड करता है कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। बात सारी यहाँ पर ये आती है कि यार अनएम्प्लॉयमेंट अगर तो सिक्लिकल वगैरह है तो चलो ठीक है, समझ आता है कि प्राइस कम होगी वगैरह वगैरह, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, ठीक है। डिमांड डेफिशिएंट है, एग्रीगेट डिमांड की गिरने से आ रही है, तो बिल्कुल सही है ये क्या इन्फ्लेशन कम होगी। क्योंकि देखो अनएम्प्लॉयमेंट ना दो रीजन की वजह से आ सकती है, अगर मैं आपको जनरली एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बताऊं। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई कम हो रहा है, अगर मैं आपको कहता हूँ इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, दो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। मुझे एक चीज बताओ, मिनिमम वेज, गवर्नमेंट की मिनिमम वेज से अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, सोचो खुद। गवर्नमेंट अगर मिनिमम वेज लगाएगी तो वेज बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगी। और जब मिनिमम वेज लगेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। तो आप खुद सोचो ये बात। मतलब अगर मैं तुम्हें कहता हूँ, अगर तो मिनिमम वेज की वजह से अगर तो मिनिमम वेज की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सही है। व्हाट इफ, अगर मैं कहता हूँ व्हाट इफ मिनिमम वेज की वजह से लेट्स से, या मैं कहता हूँ इफ ट्रेड यूनियन की वजह से, ट्रेड यूनियन भी तो अक्सर अपने वर्कर के पैसे बढ़ाती है, वेज प्राइस स्पाइरल याद है, बार्गेन करके कॉस्ट वेज बढ़ाती है, तो उस केस में भी तो यही होगा। मतलब बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना। समझ आ रहा है? तभी ये ऑप्शन सारे, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। इस सवाल में ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं और इसी वजह से इस क्वेश्चन को डिसकंटिन्यू किया था। इसी वजह से इस क्वेश्चन को डिसकंटिन्यू किया था। ठीक है। तो 22 की, जब तुम इसकी मार्क्स की एमएस खोलोगे ना तो 22 के ऊपर डॉट लगा हुआ है। और उसकी वजह यही है कि ये एमसीक्यू में ए और बी दोनों हो सकते हैं, इन्फ्लेशन हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, डिपेंड करता है ऑन द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सही है। तो 22 को तो वैसे भी डिसकंटिन्यूड है, तो अगेन मैंने आपको बता दिया कि क्यों डिसकंटिन्यूड है। सही है। 23, the graph shows what happened to the rate of inflation in shared for the period from March to December.
सही, तो मार्च से लेके दिसंबर का डेटा मुझे दिया हुआ है। अच्छा, ये वही ग्राफ है घिसा बेटा जो बार बार आता है, बस इसको मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्रेक कर दिया करो। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। बहुत टेक्निकल एमसीक्यू भाई, अच्छा एमसीक्यू, जरा गौर से सुनना। विच स्टेटमेंट अबाउट द जनरल प्राइस लेवल इन दिस कंट्री ओवर दिस पीरियड इज करेक्ट। ठीक है, तो अजीब सा मुल्क है, मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये क्या है पता नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको रेट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं बार बार बताता हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ, अगर रेट पॉजिटिव है तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस लेवल विल इंक्रीज, ठीक है, पहली बात। अगर मैं कहता हूँ पॉजिटिव रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्राइस लेवल विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, मानते हो? अगर मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव रेट गिर रहा है तो प्राइस लेवल विल स्टिल इंक्रीज बट इट विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। अगर मैं कहता हूँ पॉजिटिव रेट कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का मतलब है प्राइस विल स्टिल इंक्रीज बट इट विल इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। अगर मैं कहता हूं कि नेगेटिव हो गया रेट, परसेंटेज की बात हो रही है, परसेंटेज, अगर परसेंटेज नेगेटिव हो गया तो फिर उस केस में प्राइस होगी फॉल। प्राइस क्या होगी? फॉल। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिफ्लेशन। तो पहले तो ना ग्राफ को थोड़ा तोड़ देते हैं, तो ये ग्राफ को थोड़ा तोड़ देते हैं। अगर हम पोर्शंस देखें डिफरेंट, तो ये एरिया पॉजिटिव है पूरा, ठीक है। ये इसको मैं अलग 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 कलर से कर देता हूँ, जरा गौर से देखना। ये चीज यहाँ तक, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब प्राइस बढ़ रही है, ठीक है। फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सही है। ये वाला पोर्शन, 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 पूरा जो है ना, ये जो मैं कर रहा हूँ अभी मैं हाईलाइट, ये सारा नेगेटिव है। ये सारा नेगेटिव है, इन सारे दोनों प्राइस गिर रही है। मतलब आप खुद देखो कि मई से लेके गिरी रही है, गिरी रही है, यहाँ तक गिरी रही है प्राइस, मतलब लगातार प्राइस गिरते जा रही है। मतलब जब तक ये पूरा जो नेगेटिव का पोर्शन है ना, ये पूरा नेगेटिव का पोर्शन मुझे शो कर रहा है कि प्राइस गिर ही रही है, लगातार गिरते जा रही है। ये पूरा पॉजिटिव का पोर्शन मुझे शो कर रहा है प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे इंक्रीजिंग से बढ़े कि डिक्रीजिंग से बढ़े। ये पूरा नेगेटिव शो कर रहा है कि लगातार। अब तुम ये नहीं कहना कि सर देखो ये नेगेटिव रेट कम हो रहा है, ये अभी भी प्राइस गिर रही है भाई, हर जगह पूरे एरिया में प्राइस गिर रही है, सिंपल है। ये पूरा डिफ्लेशन है। और फिर वापस जो है ना ये पॉजिटिव आ गया, तो वापस पॉजिटिव हो गया तो प्राइस बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। अब जरा देखना गौर से, विच स्टेटमेंट अबाउट द जनरल प्राइस लेवल इज करेक्ट। इट वाज एट इट्स हाईएस्ट इन मार्च। मैंने आपको बोला बोला था पहले साल में कभी भी हाईएस्ट नहीं होती, पहले साल में लोएस्ट, पहले महीने में अब बेसिकली लोएस्ट है, क्योंकि प्राइस अभी तो बढ़ना शुरू हुई है। अभी तो बढ़ना शुरू हुई है, अभी तो 3% से, चलो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 2.8% से बढ़ी है, 2.8% अभी बढ़ना शुरू हुई है। ये बढ़ रही है, ये बढ़ती ही जा रही है, ये बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती है। ये पॉजिटिव रेट कम हो रहा है तो प्राइस अभी भी बढ़ रही है। इसका मतलब मार्च के महीने में प्राइस हाईएस्ट नहीं है, मार्च के महीने में प्राइस हाईएस्ट नहीं है, हटा दो इसको। ये नहीं देखो कि पॉजिटिव रेट सबसे ज्यादा है तो प्राइस सबसे हाईएस्ट है, ऐसा नहीं होता, सही है। इट वॉज एट इट्स लोएस्ट इन अक्टूबर। क्या अक्टूबर में प्राइस लोएस्ट हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि अक्टूबर के बाद भी तो गिरी है। अब ऑल्दो ये नेगेटिव रेट बढ़ रहा है पर प्राइस तो अभी भी गिर रही है ना, है तो नेगेटिव ही। नेगेटिव रेट बढ़ रहा है मतलब नेगेटिव रेट कम हो रहा है, बेसिकली नेगेटिव रेट कम हो रहा है, मतलब ये माइनस कम हो रहा है, तो प्राइस अभी भी गिर रही है पर कम से गिर रही है, गिर तो अभी भी रही है। तो इसका मतलब अक्टूबर में प्राइस लोएस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि अक्टूबर के बाद भी गिर रही है। मतलब मैं बेसिकली अगर इसकी एक्सप्लेनेशन दूं, आफ्टर अक्टूबर प्राइस इज स्टिल फॉलिंग, तो अक्टूबर इज नॉट द लोएस्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन दूं, आफ्टर मार्च प्राइस इज स्टिल राइजिंग, तो मार्च इज नॉट द हाईएस्ट। इट वॉज एट इट्स लोएस्ट इन दिसंबर। मुझे बताओ दिसंबर के बाद प्राइस फॉल हुई है? दिसंबर के बाद प्राइस फॉल हुई है? नहीं हुई ना। तो दिसंबर का वो टाइम था जिधर प्राइस एक लोवेस्ट स्टेज पे आ चुकी थी, और फिर मैं पॉजिटिव पे जाना शुरू हो गया था। मैं जैसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव आना शुरू होऊंगा तो अब मेरी प्राइस जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब प्राइस अपने लोवेस्ट पॉइंट पे थी दिसंबर के पास, प्राइस अपने लोवेस्ट पॉइंट पे थी दिसंबर के बाद, क्योंकि आफ्टर दिसंबर द प्राइस स्टार्टेड टू इंक्रीज। आफ्टर दिसंबर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन गॉट पॉजिटिव एंड द प्राइस स्टार्टेड टू इंक्रीज।
इट वॉज अनचेंज्ड बिटवीन मार्च एंड अप्रैल। अनचेंज्ड का तो सवाल ही यहाँ पर पैदा नहीं होता, मार्च एंड अप्रैल के बीच में अनचेंज कैसे है? ये देखो, ये तो हो रहा है ना, ये तो बहुत मूवमेंट है मार्च और मई में। ये नीचे आ रहा है पॉजिटिव रेट, फिर नेगेटिव रेट पे एंटर कर रहा हूँ, तो अनचेंज्ड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन 23 का आंसर सी है। ये बहुत एक अच्छा एमसीक्यू है, इसको एब्जॉर्व करना सही से। ठीक है, ऐसे बहुत आते हैं, और ये सबसे, मैं कहता हूँ कि ये सबसे टेक्निकल है अगर ये आता है ग्राफ, इससे आसान सवाल आते हैं नॉर्मली मैंने जो देखे हैं। सही है। अनचेंज नहीं है ना बेटा, आज कहाँ से अनचेंज है? मतलब ये अप्रैल से लेके मई का पूरा फेज है। इस फेज में पॉजिटिव रेट कम भी हो रहा है, नेगेटिव रेट पे एंटर भी कर रहा हूँ, तो प्राइस ऊपर नीचे तो हो रही है ना भाई। कांस्टेंट लाइन कहाँ बनी हुई है अप्रैल और मई के बीच में? किधर है कांस्टेंट लाइन? कांस्टेंट लाइन का मतलब होता है ये तो रेट तो चेंज ही हो रहा है ना, नीचे नीचे ही तो आ रहा हूँ। एक्सिस तो देखो बेटा, कम से कम नीचे नीचे ही तो आ रहा हूँ बेटा। मार्च, मार्च और अप्रैल किधर है यार? वही बात, वही हरकत। क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ये जरा पढ़ो सही से, तुम लोग देखते ही नहीं हो चीज, क्या लिखा हुआ है ये? मैं अप्रैल में समझाता, अप्रैल में समझाता, पर मार्च और अप्रैल तो देखो। मार्च और अप्रैल के बीच में रेट क्या है? कांस्टेंट है। प्राइस इज स्टिल इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, प्राइस बढ़ तो रही है ना, अनचेंज थोड़ी है। प्राइस बढ़ तो रही है ना, अनचेंज थोड़ी है, लिख के दिया था स्टार्टिंग में ही। अगर रेट कांस्टेंट हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस अनचेंज है। यही तो नॉर्मल मिस्टेक्स हैं जो कि पेपर में होती हैं, यही तो मसले हैं। एक वजह है ये, यही चीज पेपर में बार बार देता है। क्यों देता है? इसको पता है कि हमेशा एक ही गलती करेगा बच्चा। समझ आया ये? क्लियर है? तो +3% पे कांस्टेंट होने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि प्राइस कांस्टेंट हो रही है, प्राइस इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। क्वेश्चन नंबर 24। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज वन इंडिकेटर ऑफ अ कंट्रीज लिविंग स्टैंडर्ड। एचडीआई आपको बहुत सिंपली पता है, एचडीआई देखता है रियल जीडीपी पर हेड या रियल जीएनपी पर हेड को। एचडीआई देखता है एजुकेशन में लाइफ एक्सपेक्टेंट, एजुकेशन में मीन्स या एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को। और हेल्थ केयर में ये देखता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। तो इट इज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये एच डी आई इज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बिटवीन 0 to 1 की वैल्यू है, दी हायर दी एच डी आई, दी हायर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये इसके बेसिकली टूल्स हैं जो कि मैं देखता हूँ, तो दिस इज द राइट आंसर। इनकम पर हेड बोलो, जीडीपी पर हेड बोलो, बेटा बात एक ही है ना, क्या हो गया? 24 का आंसर सी है। बहुत सिंपल है। यहाँ पर ये कह रहा है, a newspaper article on poverty in country X included the following statements: the poverty line is living on less than $2 per day। तो पॉवर्टी लाइन ये बेसिकली एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात कर रहा है कि बंदे के पास खाने तक के पैसे नहीं है भाई। स्टेटमेंट वन इज एब्सोल्यूट। व्हाट टाइप ऑफ पॉवर्टी ना, तो स्टेटमेंट वन एब्सोल्यूट है। स्टेटमेंट टू, दोज ऑन एवरेज इनकम कंज्यूम 5 times more calories per day than those on the lowest income। ये रिलेटिव है, ये कंपेयर हो रहा है अमीर और गरीब। तो ये रिलेटिव पॉवर्टी है। तो कंपैरिजन में मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी ये होती है व्हेन यू कैन नॉट अफोर्ड इवन द बेसिक नेसेसिटीज। रिलेटिव ये होती है कि बेसिक नेसेसिटीज कंज्यूम कर लेते पर उसके ऊपर नहीं कर पाते। तो इसका आंसर जो है वो बी होगा। सही है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। तो पहली एब्सोल्यूट पॉवर्टी है जो कि बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, दूसरे वो हैं जो कर रहे हैं पर अमीर के मुकाबले में कम कर रहे हैं, फिर ये रिलेटिव है। क्वेश्चन 26। What is usually found in a low income country when comparing with a high income country? ठीक है, तो लो इनकम कंट्री में ऐसी क्या चीजें होती हैं? अ लार्जर एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, लेस सबसिस्टेंस फार्मिंग गलत है। याद है सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या बताई थी? गरीब मुल्कों में एक किसान खुद सब्जियां उगाता है, खुद फार्मिंग करता है और उसी को खा लेता है। ये जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होता, तभी लो इनकम कंट्रीज का जीडीपी अंडरस्टेटेड होता है, याद है? ये चीजें जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होती, हिडन इकोनॉमी का पार्ट है ये। सबसिस्टेंस फार्मिंग, खुद उगाया खुद खा लिया। लोअर लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, यस। लो हायर लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, गलत। रिलेटिवली फास्टर ग्रोथ पॉपुलेशन, यस। एंड ओल्डर एवरेज एज, गलत। एवरेज एज यंगर होती है, एवरेज एज यंगर होती है। सही है, एवरेज एज यंगर होती है। देयर इज नो हाई लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन अ लो इनकम कंट्री, क्योंकि लो इनकम कंट्री में अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं। सही है, अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं। ठीक है, अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं। रिलेटिवली फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बर्थ रेट बहुत ज्यादा होता है। ओल्डर एवरेज एज नहीं होती, यंगर एवरेज एज होती है क्योंकि यंग पॉपुलेशन ज्यादा होती है।
रिलेटिवली लो लेवल ऑफ सेविंग, यस, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो सेव कर सकें, बचता ही नहीं है। लेस स्किल्ड वर्कर्स, यस, तो इसका आंसर होगा डी। 27, a country removes all tariffs on imported goods. Tariff is a protectionist tool. मैं imports में से tariff हटा रहा हूँ। Tariff is a tax on imported goods. ये import price को बढ़ाता है। Tariff को मैं remove कर रहा हूँ तो import की price कम होगी। Remove कर रहा हूँ। What is the benefit of this change to the consumer? Consumer को सस्ते import मिलेंगे। Export prices fall नहीं होगा। Import prices will fall. Tariff revenue will fall depends on PED. Exchange rate का change depends on PED. सही है, क्योंकि टैरिफ रेवेन्यू बढ़ेगा अगर तो इलास्टिक डिमांड है। सही है, इन इलास्टिक है तो मामला बिगड़ जाएंगे। एक्सचेंज रेट विल फॉल। एक्सचेंज रेट का भी पीडी पर डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई ऑफ करेंसी पे घूमता है ना। अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो सही है, फॉल हो जाएगी। अगर इलास्टिक डिमांड है तो फिर सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ जाएगी। अगेन बहुत लंबी, इसने एक आसान ऑप्शन दिया हुआ है तो बाकी इतना सोचने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है बहुत ज्यादा। A person in country X receives a dividend payment on shares that they hold in a firm in country Y. In which section of the current account of the balance of payment for country X will the dividend appear? कौन से अकाउंट में आता है, याद है? डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह कौन से उसमें आता था कंपोनेंट में? प्राइमरी इनकम में आता था, बिल्कुल प्राइमरी इनकम में आता था। सेकेंडरी में क्या आता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एड्स, रेमिटेंसेस। ट्रेड इन गुड्स में क्या आता था? एक्स माइनस एम। ट्रेड इन सर्विसेज में क्या आता था? एक्स माइनस एम। और इसमें आते थे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, रेट्स वगैरह वगैरह। 29, the international companies have made substantial investment in computer production in India. India is now a major center of world computer industry. Profit margins are higher since labor costs are a tenth of those in the US. बहुत सस्ता labor है. What does this suggest? What does this suggest is the reason for companies locating in India? भाई सस्ता labor है. Access to cheap land नहीं. Availability of capital investment नहीं. Availability of investment नहीं. Competitive wage rate. वर्कर सस्ता है भाई, वर्कर सस्ता है तभी तो इंडिया में जाते हैं। ठीक है, वर्कर सस्ता है। The UK wants to, number 30, the UK wants to increase the exports to the US. UK चाह रही है कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करें यूएस को। अगर यूके चाहती है कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करें यूएस को तो यूके को अपनी एक्सपोर्ट की प्राइस क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। अगर यूके चाहती है कि मैं यूएस को ज्यादा एक्सपोर्ट करूं तो यूके को अपनी एक्सपोर्ट की प्राइस कम करनी पड़ेगी। अब इसके बहुत तरीके हैं। Which action will most likely achieve this? Borrowing US dollars from international banks? No sense. Devaluing the UK pounds against the US dollar? बिल्कुल, अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दो, अपनी करेंसी को जान पूछकर गिरा दो ताकि एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो जाए। बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन है ये। प्लेसिंग अ कोटा ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस, क्या फर्क पड़ता है इससे तो इंपोर्ट कम हो जाएंगे। सेलिंग यूएस डॉलर्स टू बाय यूके पाउंड्स, अब तुम यूएस डॉलर को बेचोगे, यूके पाउंड्स को खरीदोगे तो तुम तो अपनी करेंसी को बढ़ा रहे हो। तुम तो अपनी करेंसी को बढ़ा रहे हो, क्योंकि जब तुम अपने पाउंड खरीदोगे तो तुम्हारी पाउंड की सप्लाई जो है वो कम होगी। तो एक्सचेंज रेट को बढ़ाओगे तो एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ जाएगी और ये तो मामला बिगाड़ देगा, तो ये भी नहीं होगा। 30 का आंसर विल बी बी। सही है। अब जहां तक इसके थ्रेशोल्ड की बात है, बहुत वियर्ड इसका थ्रेशोल्ड है, वो तो मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। आपका टारगेट 24, 25, 26, 27 रियलिस्टिक टारगेट है। अबव 27 थोड़ा अनरियलिस्टिक है, वो डिपेंड करता है आपकी तैयारी पे। अनरियलिस्टिक तो मैं नहीं बोलूंगा, अचीवेबल तो 30 भी है, बट अगेन आपकी प्रैक्टिस कैसे आप टाइम यूटिलाइज कर रहे हो।